हेलो दोस्तों, आपसे का स्वागत है और फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है। उसी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। यानी कि पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्वेश्चन साइड में लिख देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 2x² - 4x + 3 बराबर 0। इसका कह रहा है विवेचक निकालने। विवेचक बराबर क्या होगा? यह है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक का। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे विवेचक निकालने की जो बोला है, विवेचक का एक फॉर्मूला होता है। विवेचक बराबर हो जाएगा यहाँ पे, विवेचक जो है इसी का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं विविक्तकार। विविक्तकार, ये जो हम क्या लिखे, विवेचक का ही दूसरा नाम है विविक्तकार। अगर एग्जाम में बोल दिया जाए कि विवेचक के बदले विविक्तकार निकाले तो इसका मतलब क्या है कि विवेचक निकाले, दोनों एक ही चीज़ है। ये जो विवेचक है इसको हम डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से। यानी विवेचक जो है उसे हम डी से सूचित करते हैं और इसका एक डी बराबर फॉर्मूला होता है। डी बराबर फार्मूला हो जाएगा b² - 4ac। ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं इसी फार्मूला पे हम इसको निकालेंगे। यानी विवेचक निकालने के लिए बोला है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे 2x² - 4x + 3 बराबर 0। तो हमें करना क्या, इस विवेचक का जो फॉर्मूला है डी बराबर उस पर बैठा देंगे b² - 4ac। यानी कि डी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा b² - 4ac। अब हम ये समझेंगे कि इसमें a b c किसको किसको कहेंगे उसके बारे में। इस साइड में हम लिख देते हैं। ये जो आगे वाला है इसको कहेंगे a, इसको कहेंगे b, इसको कहेंगे c। इस तरह से समझ गए कि पहला को a, दूसरा को b और तीसरा को c। अब हम यहाँ पे जानेंगे a बराबर क्या है 2। तो a बराबर हम यहाँ पे लिख दिए 2 कोमा, फिर b बराबर कितना है 4। लेकिन ये 4 नहीं है बल्कि इसके साथ जो माइनस है इसको भी गिनेंगे। तो लिखेंगे b बराबर -4 और c बराबर है +3। तो लिखेंगे c बराबर 3। इस तरह से हम ये पॉइंट लिख लिए। अब बैठाने में आसान होगा। कैसे? b², तो b का मान है यहाँ पे -4। तो लिखेंगे पहले -4। अब पावर पे 2 है तो इसको इस तरह से करके पावर 2 देंगे, b² हो गया। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिए, फिर 4 है तो 4 दे दिए। फिर बीच में इन सब के बीच में ना गुना छिपा हुआ रहता है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 2xy तो इसका मतलब है 2 गुना x गुना y, इस तरह से होता है। यानी इसके बीच में गुना छिपा हुआ है। तो हमें करना क्या है, इसको 4 गुना। अब a का कह रहा है a और c, तो a का मान है 2 और c का मान है 3। तो a का मान पहले लिखेंगे हम 2 और c का मान है 3, तो 3 को भी यहाँ पे लिख देंगे। तब हमें करना क्या है, यहाँ पे बारी बारी से काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 गुना 2 लिखते हैं। अगर 3 का स्क्वायर करें तो 3 गुना 3 लिखते हैं। तो ये हो जाता है 3 3 9, 2 का स्क्वायर करिए तो ये हो गया 4। इसी तरह से जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे इस तरह से, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 गुना 4, तो 4 चौके 16। लेकिन कंडीशन क्या है कि माइनस है यहाँ पे, तो इसमें भी माइनस लगा देंगे, इसमें भी माइनस लगा देंगे और यहाँ पर भी माइनस लगा सकते हैं। जब माइनस गुना माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस। क्या समझे? माइनस गुना माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ पर होगा प्लस में 16। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस पहले लिख देंगे। उसके बाद इसको गुना करेंगे, 4 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 गुना 8, 8 गुना 3 करेंगे तो हो जाएगा 8 या 24, 8 का 24। तो यहाँ लिखेंगे 24। अब हम इसको घटाएंगे, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस। प्लस कोमा माइनस बराबर हमेशा होता है माइनस, लेकिन इसका कंडीशन क्या है कि चिन्ह बेसी वाला, चिन्ह बेसी वाला, यानी कि चिन्ह हमेशा बड़ा वाला होना चाहिए। जब भी हम करेंगे प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस तो हमेशा माइनस ही होगा, लेकिन चिन्ह बेसी वाला, जिसका चिन्ह ज़्यादा रहेगा उसका चिन्ह देंगे। अगर प्लस का ज़्यादा है तो प्लस दे देंगे, अगर माइनस है तो माइनस दे देंगे। जैसे यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस बराबर माइनस। माइनस का मतलब क्या, घटाना। तो माइनस का मतलब घटाना। तो पहले 24 में से हम जब 16 घटाएंगे तो यहाँ कर लेते हैं, 24 लिख दिए, यहाँ पे 16 घटा दिए तो ये इसको पहचान दे हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 6 14, तो ये बचा एक में से गया तो कट्टी, यानी कि 16 4 20 पुट जाता है, यानी कि हो गया। इसका आंसर आया 8। कितना आया 8। यहाँ पहले लिख दिया 8, इस तरह से घटा लिख दिया 8। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे ध्यान देंगे किसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस वाला लगेगा या माइनस लगेगा, वो कैसे पता करेंगे। यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस, प्लस माइनस बराबर माइनस, तो माइनस कर दिए यानी घटा दिए हम। अब यहाँ पे कह रहे हैं चिन्ह बेसी वाला, किसका चिन्ह बेसी है, इसमें कौन संख्या बड़ा है, 16 बड़ा है कि 24, 24 बड़ा है,
तो 24 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस का चिन्ह। इस तरह से ये हो गया इसका आंसर। ऑप्शन में जो भी रहेगा इसका आंसर उसको हम टिक मार देंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा गौ नंबर में यही -8 है। इस तरह से इसे एक बार हम फिर समझेंगे। ये क्वेश्चन था, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे। विवेचक का मतलब विवेककार भी होता है, इसी को हम डी सूचित करते हैं। डी बराबर फॉर्मूला हो जाता है b² - 4ac। उसके बाद a बराबर 2, b बराबर जो ऊपर में था उसी को नीचे लिख दिए। क्वेश्चन को यहाँ पे लिखने के बाद इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर दिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में कौन सा परिमेय है, निम्न में से कौन सा परिमेय है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को लिख देते हैं ताकि तब पता चलेगा कि कौन परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन जितना है उन सबको लिख देते हैं। तो पहला ऑप्शन एक में दे रखा है पाई, दूसरा ऑप्शन दिया है √7, तीसरा ऑप्शन दिया है √16/25, चौथा नंबर में दिया है यहाँ पे 3√3/√2। अगर इसमें पूछा जाए कि अब इनमें से बताइए कि कौन परिमेय संख्या है तो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या का डिफिनेशन हो जाता है, परिमेय संख्या का परिभाषा हो जाएगा जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q = √0 हो, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। तब परिमेय संख्या जो है वो तो हम समझ गए। परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, अभाज्य, ये सब संख्या उसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक ना। तब हम ये समझेंगे कि इन सब को हमें चेक करना कि कौन परिमेय संख्या है या नहीं। तो पहला हम चेक करते हैं पाई को। एक नंबर ऑप्शन में क्या है, पाई। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और पाई का अगर वैल्यू पूछा जाए कि पाई का मान कितना होता है तो उसे हम कहेंगे 22/7। पाई का मान हो जाता है 22/7 है। इसी को हम दशमलव में लिखते हैं 3.14, इस तरह से। यानी अगर एग्जाम में पूछे कि पाई क्या है तो बोलेंगे को अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या हो गया। अगर पूछेगा इसका दशमलव में कितना मान होगा तो बोलेंगे 3.14। अब हम आगे देखते हैं, कह रहा है √7, यहाँ पे लिखा हुआ है √7। √7 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। जिसका पूरा वर्गमूल निकलेगा उसे हम कह सकते हैं परिमेय संख्या, लेकिन इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, √16/25। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 16 का हो जाएगा 4 और 25 यानी 5, यानी कि 4/5। इसे हम कह सकते हैं परिमेय संख्या। इसे क्या कहेंगे, परिमेय। ये होगा परिमेय संख्या। यानी कि पूछ रहा था कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 का जो है ये हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कह सकते हैं 3 नंबर जो है वो सही है। अब आगे भी देख लेते हैं, एक और है 3√3 बटे में है √2। अब ये जो है ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये है परिमेय संख्या, ये दोनों है अपरिमेय संख्या। इसको लिखेंगे अपरिमेय संख्या, इस तरह से। इसमें हम, आप तो समझ ही गए होंगे, हम इसमें क्या बताएं कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये 16/25 वाला। अब आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है कि अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम इस साइड में क्वेश्चन लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या रहा है यहाँ पे, x² - 2x + 5 = 0। इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है क्या कि अल्फा और बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। इसका जो क्वेश्चन है पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। ये जो क्वेश्चन है ये द्विघात, मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुपद चैप्टर का है, यानी चैप्टर नंबर 2, क्लास 10th का जब चैप्टर नंबर 2 पढ़िएगा बहुपद, उसी का ये क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है क्या कि हमको कह रहा है बताने के लिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसके साथ ही साथ एक और पॉइंट आता है इसमें, अल्फा इंटू बीटा, उसको भी जान लेंगे, भले क्वेश्चन नहीं पूछा है क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का पहले फॉर्मूला जानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है c/a। ये तो दो फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला पे हम इसको पुट कर देंगे और आंसर निकल जाएगा। कैसे?
सबसे पहले इस साइड क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखेंगे x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। क्वेश्चन लिख दिए। अब हमें करना क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा, तो लिखेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, ये तो लिख दिए। अब इसमें से हम ए बी सी और सबको खोज लेंगे। इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी, इसके आगे में जो रहता है उसको कहते हैं ए, यानी इन्हें कुछ तो एक है छिपा हुआ, इसके आगे में अगर कुछ नहीं तो एक एक जो है वो छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर है 1, बी बराबर है -2, सी बराबर में है 5, इस तरह से। तो अब हमको मान यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे है -b, तो -b का मतलब क्या, b के मान में है -2, तो पहले माइनस का तो माइनस पहले उतार देंगे। अब b का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे के लिखेंगे -2। अब बटे में क्या हो जाएगा, पूछ रहा है a बराबर है 1, a है यहाँ पे तो a को देख लेंगे, a बराबर है 1 लिख देंगे। हमें करना क्या है, माइनस गुना माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये 2/1, जब 1 से भाग देंगे 2 में तो हो जाएगा आंसर 2। अगर बात करें अब अल्फा इंटू बीटा की, अगर इसका भी अगर पूछ दे कभी कभी क्वेश्चन में, अल्फा इंटू बीटा का क्या मान होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा c/a। तो c का मान कितना है, c का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 है, 5 है, बटे में हो जाएगा a का मान 1, तो ये हो जाएगा आंसर में 5, इस तरह से। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं फिर से। आगे का क्वेश्चन है एपी से, कह रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, तो एनवा पद का क्या, ये तो एक फॉर्मूला है जो कि एपी का फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला को हम अच्छी तरह से यहाँ पे डीपली बता देते हैं। समांतर श्रेणी जो है उसका कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि समांतर श्रेणी का आपको हम बताना चाहेंगे। उसका एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया इसका पहला फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है इसका एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। जब पदों का योग निकालना होता है तब जाके इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। उसके बाद ए एन का तो नॉर्मल का सूत्र है, इस पर जैसे बनता है वैसे बना देते हैं। एक और इसका एक और फॉर्मूला होता है कि n/2 इंटू ए प्लस एन, मान लीजिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ये तो हम समझ गए। अब हम बारी बारी समझेंगे किसको क्या क्या बोलते हैं। जैसे पहला जो फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये जो आप देख रहे हैं ए एन, इसको शायद कहते हैं अंतिम पद। यहाँ पर अच्छी तरह से लिख देते हैं। पहले ए है तो इसको कहेंगे प्रथम पद, प्रथम पद। ये जो एन है इसको कहेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या। उसके बाद डी जो है इसको कहते हैं सार्वंतर, सार्वंतर। उसके बाद ए एन को कहेंगे अंतिम पद, अंतिम पद। इस तरह से तो हम समझ गए कि ए को कहेंगे प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी सार्वंतर और ए एन जो है अंतिम पद। ये तो हो गया क्लियर। अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि हमें निकालना होगा ए एन, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको ए एन और डी ये तीनों का मान दिया हुआ रहेगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ए बराबर दिया है 10 और एन बराबर दे दिया है 11 और डी बराबर मान लेते हैं कुछ 20, इस तरह से मान लिए। ठीक, तब हम इसका कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन को हमको निकालना है तो ए एन को रहने देंगे। ए का मान है 10 तो 10 लिख देंगे, प्लस एन का मान कितना है 11 माइनस 1 गुना, यहाँ पे गुना छिपा हुआ रहता है, डी का मान है यहाँ पे 20 तो 20 लिख देंगे। ये 10 का 10 रह जाएगा, प्लस का प्लस, 11 में से जब ये घटाएंगे तो हो जाएगा 10, 10 गुना करेंगे 20, तो ये हो जाएगा 10 प्लस का प्लस, 20 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 200, यानी कि 2 गुना 1 तो 2, इसका 1 शून्य, इसका 1 शून्य, 2 शून्य, अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 210। इस तरह से ये हो गया इसका आंसर। अब हम आगे देखते हैं सार्वंतर कैसे निकालेंगे उनके बारे में। सार्वंतर का मतलब क्या होता है उनके बारे में भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखे, सार्वंतर, सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब हुआ दो पदों के बीच के अंतर, यानी कि दो पदों के बीच के अंतर को ही सार्वंतर कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे सार्वंतर में हम बोल दिए T2 माइनस T1, इस तरह से। यहाँ पर हम सार्वंतर का एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखे 2, 8, 10, 12, इस तरह से एक ले लिए AP।
इसमें हमें क्या क्या करना, क्या कि ए पी है जैसे 2, 8, 10 और 12, ये हुआ ए पी का फॉर्मेट। अब इसमें हमको कहा है सार्वंतर निकालना है, यानी डी निकालना है, तो डी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, यहाँ पर भी डी लिख सकते हैं, T2 माइनस T1। अब T2 का मान कितना है, ये हो जाएगा T2 यानी दूसरा पद, ये हुआ पहला पद, ये दूसरा पद, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से ये सब पद होता है। तो दूसरा पद है 8, तो 8 माइनस पहला पद है 2, तो 2, तो लिख देंगे 8 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 6, ये हो गया आंसर। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे सार्वंतर। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 1, 3, 8, 7, 9, इस तरह से एपी में दिया हुआ रहे, अब पूछेगा इसका सार्वंतर क्या होगा, तो करना क्या है हमको, सिंपल में 3 में से 2 घटा देंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि कभी कभी बोल देता है कि 30वां पद लिखिए, 29वां पद लिखिए, 100वां पद लिखिए, उस तरह से जो क्वेश्चन कभी कभी आता है उसको भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि 29वां पद, 29वां पद, तो इसको क्या लिखेंगे, 29वां पद को ये हो गया A29, इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 29वां पद को कहेंगे A29, इसको लिखेंगे हम A+28D। क्या लिखेंगे इसको, A+28D। क्यों, ए का तो ए रह जाएगा, 29 है, तो इसमें से एक घटा के डी जोड़ देंगे, तो यानी 28D। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए 100 लिखे, इस तरह से पहले ए का ए लिख देंगे, ए का ए लिख देंगे, 100 है तो लिखेंगे 99D, यानी एक कम करके डी लगा देंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिए ए 11, इसका मतलब हुआ A+10D, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसमें था, आगे का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, अंतिम और आखिरी। कह रहा है बहुलक क्या होगा, यानी कि बहुलक से रिलेटेड है, तो उसको बारे में भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं 2, 3, 4, 2, 2, 4, 3, 2, 2, इस तरह से क्वेश्चन रहे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो अगर पूछे कि बहुलक किसे कहते हैं, तो बहुलक का डिफिनेशन हो जाता है कि अधिक बार आने वाला परीक्षण, जो बार बार आएगा उसी कहेंगे बहुलक, जितना ज़्यादा बार आएगा उसी कहेंगे बहुलक। तो जो इसमें सबसे अधिक बार जो आया है उसी कहेंगे बहुलक। तो इसमें कौन ज़्यादा बार आया है, 2 जो है, 2 कितना बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5 बार 2 है, 3 कितना बार है, 1, 2 बार है 3, 4 कितना है, 1, 2, 2 बार है 4। इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, 5, यानी 5 बार कौन आया, 2, यानी सबसे अधिक बार आया है 2, जो कि 5 बार आया है। इसमें हम डायरेक्ट बोलेंगे बहुलक बराबर, एग्जाम में जब मतलब इसको बनाएंगे तो लिखेंगे डायरेक्ट बहुलक बराबर 2, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से ये खत्म। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस पे बनाएं।